नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हिंदी वाली क्लास में। इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं 10। तो तैयार हो जाओ, जरा जरा आप जल्दी जल्दी से उत्तर उत्तर बताते जाओ। तुम पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चंद्रमौली एक शब्द दिया हुआ है और आपको है ना इसके अंदर बताना है समास। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो गाइस देखिए 31 नंबर यानी कि पहला प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है चंद्रमौली शब्द में समास बता दीजिए सर। बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है या तत्पुरुष समास है? तो गाइस यहाँ पे है ना बहुब्रीहि समास है। चंद्रमौली के अंदर बहुब्रीहि समास है। इस समास में है ना कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान होता ही नहीं है। दो शब्द या भी कोई पद मिलकर के एक नया अर्थ को प्रकट करते हैं, तीसरा ही अर्थ निकलता है, वहां पे ये वाला समास होता है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है, इसका विग्रह क्या होता है? चंद्र है मौली पर जिसके, मौली पर जिसके कौन होता है? शिव। अन्य पद प्रधान है, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, यहाँ पे दूसरा ही पद प्रधान हो रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्वंद्व कर लेना भाई इसको ना। द्वंद्व समास होता है, बताइए क्या होगा इसमें? जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा? ये आरटेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई 2011 में। तो इसके अंदर जो उत्तर होगा ना दोस्तों अपना, वो होगा जिसके सभी पद प्रधान हो, बी ऑप्शन, और जिसके अंदर या योजक चिन्ह लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों ही प्रधान है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला शब्द में आपको पूछ रहा है समास। शब्द क्या है भाई? प्रयोगशाला। और आपको क्या बताना है? समास बताना है। तो बता दीजिए प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों देखो यहां पर है ना अपना जो आंसर आएगा वो आएगा तत्पुरुष समास, इसमें डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है ना अपना 4 नंबर का 34 नंबर का प्रश्न है। निर्विवाद में कौन सा समास है बताइए? निर्विवाद में आपको बताना भैया समास, तो जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर है ना अपना जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अव्ययभाव समास है। देखो जिसमें पहला पद प्रधान होता है और पूरा दूसरा पद जो होता है ना वो अव्यय होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? अव्ययभाव समास हो जाता है। तो देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे निर। तो निर देखो वैसे तो एक उपसर्ग भी है, निर्विवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला अपना प्रश्न है 35 नंबर का। यहां से देखिए आप 35 नंबर का प्रश्न आएगा आपका, ये लीजिए। माता पिता में समास बताओ। ऐसा हालांकि वैसे पहले भी पूछ लिया था मैंने ये वाला प्रश्न आपसे, माता पिता, और बहुत ही आसान सवाल है, आज की क्लास का सबसे इजी सवाल यही बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु है या अव्ययभाव है? तो भैया यहाँ पे होगा द्वंद्व समास, बी ऑप्शन, माता और पिता होता है इसका विग्रह। ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं इसमें क्योंकि सभी को पता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया जो है ना कौन से प्रकार की क्रिया है बताइए? अनुकरणात्मक है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है या संयुक्त क्रिया है? कौन सी क्रिया है जल्दी बता दो। क्या होगा इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर बताइए? ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है ना, तब होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे वर्मा जी अभिषेक को पढ़ा रहे हैं, तो वर्मा जी क्या है ना किसी और से काम करवा रहे हैं ना। ठीक है, जैसे पेपर पढ़ा रहे होंगे, अखबार पढ़ा रहे होंगे, कोई बुक पढ़ा रहे होंगे, कुछ भी पढ़ा रहे होंगे, पढ़ा रहे हैं बट काम किसी और से करवाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां पे सिंपल सा लॉजिक ये ध्यान रखो। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बता दो भाई। अकर्मक क्रिया किसमें? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, मोहन राम को रुला रहा है। तो बताइए अकर्मक। अकर्मक का मतलब है जो क्रिया कर्म के साथ में नहीं आती है ना वहां पे। तो देखो तो सर देखिए यहाँ पर ना पानी बरस रहा है, पानी क्या कर रहा है? बरस रहा है। देखो बरसने की जो क्रिया है वो तो हो रही है बट यहाँ पे वो कर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन,
अगला प्रश्न देखिए बाप, गेहूं यहाँ पर पिस रहा है, मोहन को राम रुला रहा है, ठीक है, श्याम निबंध लिख रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए। ये जो कोई है ना, इसको किस कैटेगरी के सर्वनाम में रखोगे? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। बड़ा ही सिंपल सवाल है भाई, देखो बच्चों वाला सवाल है वैसे तो, अब फिर भी आप गलत करो तो करो, वैसे ही पता लग रहा है कोई, कोई का पता नहीं है ना कौन आ रहा है ना, कोई आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है, तो निश्चयवाचक तो होगा ही नहीं इसमें। अब एक ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है यार, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल सर हो सकता है, क्योंकि निश्चित तो है नहीं कुछ भी, कौन आ रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन कर देंगे, तुक्का लगाएंगे तो तुक्का भी सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, बल्कि वो अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पे होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अगर मैं कह दूं भैया तुम्हें कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें सर्वनाम? कोई क्या है यहाँ पे? तो ये भी हो गया ना कोई, अनिश्चयवाचक, पता नहीं है कौन बुला रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बता दीजिए। सर्वनाम के दोस्तों प्रकार पूछ रहा है, तो देखिए सर क्या आंसर होगा 39 नंबर के प्रश्न में? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पता तो है ही आपको, फटाफट चलते हैं, इसमें ना बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये याद करवा देंगे, बार बार आते रहते हैं, आगे करवा देंगे। गरीबों की सहायता करो, गरीबों शब्द क्या है बता दो यहाँ पे, जल्दी से बताओ गरीबों शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना, गरीबों एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है ना, उससे वहां पर होती है जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध। जैसे एक मैं बताऊं आपको, आज हम ले लेते हैं कोई भी एक, ठीक है, डाकघर ले लेते हैं, आज डाक घर में हड़ताल है, तो देखो जहां भी डाकघर है ना, वहां पे क्या हो गया? हड़ताल हो गई, तो संपूर्ण डाकघर जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा आएगी। अगला प्रश्न देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है ना, तो वो वाक्य बताइए किस प्रकार का होता है? मिश्रित होता है, आश्रित होता है, संयुक्त होता है, या तो फिर सरल वाक्य होता है? तो दोस्तों 41 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें आंसर आएगा सरल वाक्य, ठीक है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है ना, वहां पर होता है सरल वाक्य, सिंपल। अगला देखिए 42 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। 42 नंबर का जो अपना प्रश्न है ना, ये हमसे पूछ रहा है, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बता दीजिए आप, क्या होगा इसमें? अहिंसा ही परम धर्म है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य है ये, डी ऑप्शन, ठीक है। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, मिश्र वाक्य है ये। उपवाक्य परम, अगर हम बात करें उपवाक्य, जैसे हम जोड़ना चाहें तो परस्पर, तथापि, है ना, आदि, ये शब्द और जोड़ सकते हैं उपवाक्यों में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण मूलतः कितने प्रकार से होता है बताइए? वाक्यों का जो वर्गीकरण किया जाता है ना, वो कितने प्रकार से होता है? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो क्या उत्तर होगा भाई इसमें? पहला ऑप्शन हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण है ना, दो प्रकार से किया जाता है। आप कहोगे सर कौन कौन से दो प्रकार? तो भैया एक तो होता है ना रचना की दृष्टि से जो वर्गीकरण होता है वो वाला, एक होता है दोस्तों अर्थ की दृष्टि से, रचना और अर्थ, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बता दो आप मुझे। क्या पूछ रहा है भाई? आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, अर्थ के आधार पर है ना आपको वाक्य का भेद बताना है। संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या आज्ञावाचक है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर है ना, अपना जो आंसर होगा वो होगा संकेतवाचक। क्या हो जाएगा भैया? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, संकेतवाचक में है ना एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर करता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा बताइए भाई? बहुत सिंपल है, आसान सा सवाल है, उत्तर करो सब लोग, क्या होगा इसमें? गुड।
और लाइक का बटन तो देखो तुम दबा ही नहीं रहे हो ना। रात के टाइम में भी लाइक के बटन के अगर आपने फुहारे नहीं उड़ाए तो फिर क्या उड़ाए बताओ। अरे थारो पेट कहे भर लो टाबरो। चलो चलो लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, आपकी मर्जी है, हम तो ऐसे बोल रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो दबाओ, नहीं कोई वो भी नहीं है, ना दबाओगे तो भी चलेगा। चलिए, अपना काम है तुम्हें सिखाना, तो तुम सीखते रहो बस, लाइक वाइक तो होता रहेगा। चलो चलो चलो, है ना, दिल पे मत लेना भाई कोई। ऐसे पेट कहाँ भरा लो, पेट तो रोटियां से भरा लो और कहाँ भरा लो। तो देखो भाई, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा सिंपल सरल आंसर। ठीक है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इसका सरल वाक्य तो यही होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। थैंक यू थैंक यू। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है बता दो। क्या पूछ रहा है? वो अगले साल आएगा 2023 में। दबा दिया, चौको बढ़िया बात। तो इसमें क्या उत्तर होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना भाई, वो अगले साल आएगा, अधिकरण कारक। देखिए, अधिकरण का मतलब होता है आधार, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के स्थान पर समय का पता चले वहां अधिकरण कारक होता है। तो इसका अर्थ है ना, में और पर हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कर दो भाई। अरे क्या करो लाई को, ठठेरा, समझ रहे हो ठठेरा? तो करो देखें भाई, 47 नंबर के प्रश्न में ठठेरा पहले कहते किसे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही होगी कईयों को। तो लिंग तो परिवर्तन कर देंगे, लेकिन मतलब क्या होता है इसका दोस्तों? इसका मतलब देखो मैं बताता हूँ, ठठेरिन होगा, मतलब स्त्रीलिंग। तो ठठेरा का ठठेरिन, है ना। ऐसे तो तुम तुक्के पे लगाओगे ना तो इनमें तो लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कारीगर जो तांबे पीतल आदि के बर्तन बनाता है ना, वो ठठेरा कहलाता है। और उसकी पत्नी क्या कहलाएगी? ठठेरिन कहलाएगी। समझ गए अब ठठेरा का मतलब? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए अब आप। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बता दीजिए। एक शब्द दे रखा है सम्राट, तो इसका क्या बताना आपको? स्त्रीलिंग बनाओ। इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? सम्राट का सम्राट ही बनेगा, या तो सम्राटी बनेगा, या फिर सम्राटिन, या साम्राज्ञी। बात है साम्राज्ञी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी। सम्राट जो शासन चलाता है ना, वो सम्राट कहलाता है, और उसकी पत्नी साम्राज्ञी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अध्यापक का स्त्रीलिंग बता दीजिए अब आप। तो आप लोग है ना अध्यापक बनने वाले हो। ठीक है भाई, अध्यापक, सब लोग तुम अध्यापक बनोगे। कई अध्यापिकाएं भी बनेंगी आप में से, जो महिलाएं बहनें हैं वो अध्यापिकाएं बनेंगी, और जो पुरुष हैं, बंधु हैं, भाई बंधु, वो सब अध्यापक बनेंगे। तो अध्यापक तो कर दो अपना स्त्रीलिंग, अपनी अपनी पत्नी को क्या बनाने वाले हो तुम। और जो महिलाएं अध्यापिका बनेंगी वो अपने पति को अध्यापक बनाएंगी, उनका तो सामने लिखा हुआ, उनको तो कष्ट ही नहीं करना। ठीक है, तो 49 में क्या उत्तर हो जाएगा? अध्यापिका। ई छोटी ई की मात्रा आती है, जैसे कव यित्री होता है ना, वैसे ही अध्यापिका होता है, छोटी और बड़ी। ठीक है ना, तो इसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन हमारा। क्लियर है? महिला अध्यापक कह सकते हैं, महिला अध्यापक, अध्यापिका कहलाती है, पढ़ाने का काम करने वाली स्त्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पंडित का स्त्रीलिंग बता दो आप। 50 नंबर के प्रश्न में बताना है पंडित का स्त्रीलिंग। तो क्या होगा भाई पंडित का स्त्रीलिंग? सर आज तो सारा ही स्त्रीलिंग पूछ लिया थे। हाँ जी, बड़ा जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ ही जाते हैं। पंडिताइन होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। ब्राह्मण जाति की स्त्री होती है पंडित की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी पंडिताइन कहलाती है। क्लियर है? 50 नंबर का प्रश्न। आगे चलते हैं 51 में। विलोम शब्द बताना है अनिवार्य का। अनिवार्य का विलोम शब्द बता दो। हर टॉपिक से 5 प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपको बताना है अनिवार्य का विलोम। विलोम मतलब होता है उल्टा, बिल्कुल उल्टा। तो दोस्तों अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, पहला ऑप्शन ऐच्छिक। वैकल्पिक जो होता है ना, जो विकल्प अपनी इच्छा अनुसार चुना जा सकता हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 52। फिर से विलोम बताना है सम्मुख का। एक शब्द दे रखा है सम्मुख, आपको बताना है विलोम। तो बता दीजिए क्या विलोम हो जाएगा इसका 52 नंबर के प्रश्न में, फटाफट कर दो। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे होता है विमुख, बी ऑप्शन। जिसने किसी और मुंह फेरा या मोड़ लिया हो वो विमुख कहलाता है। 53 में देखो सामिस, विलोम ही बताना है। एक शब्द है सामिस का विलोम बता दीजिए क्या होगा। ये छठे हुए प्रश्न है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है,
याद होनी चाहिए आप सभी को। ये क्या उत्तर होगा जल्दी बता दो फटाफट से। शामिस का विलोम। बढ़िया। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पर अपना जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा पहला ऑप्शन निरामिष। सही बता रहे हो तुम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खाद्य पदार्थ भोजन जिसमें आमिष, यानी कि जो आमिष का मतलब होता है दोस्तों मांस, या फिर उसका कोई अंश, या फिर उसका कोई रूप, अंडा मछली, ये सब ना मिला। जो व्यक्ति मांस अंडा और मछली आदि ने खाता हो वो कह देंगे। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का अपना जो प्रश्न है, क्या आंसर हो जाएगा इसमें। देखो विलोम शब्द बताना है वे का, बता दीजिए वे का विलोम क्या होता है। जल्दी से आपको उत्तर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक का बटन भी दबा दो। 54 नंबर का जो प्रश्न है ना दोस्तों, इसमें आंसर क्या होगा, आय। डी ऑप्शन हो जाएगा, व्यय खर्चा और आय, सिंपल। अगला देखिए, फिर से आपको विलोम बताना है संयोग। संयोग का पूछ रहा है दोस्तों विलोम, जल्दी से कर दो क्या उत्तर होगा। विप्रलंब, वियोग, विरह या मिलना, क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों। इसमें होगा वियोग, बी ऑप्शन। वियोग ऐसी अवस्था जिसमें दो जीव विशेषता प्रेमी एक दूसरे से दूर हो, इस प्रकार मतलब जोड़ा बिछड़ गया हो, सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अग्रज निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। अग्रज जो शब्द है ना, ये किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। छोटे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, छोटे बड़े दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताओ। अनुज होता है एक, तो एक होता है अग्रज। तो आप क्या करने वाले हो भाई यहाँ पे। हाँ जी, देखो भैया इसमें आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, छोटा भाई। सॉरी यार, छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन, ठीक है ना, बड़े भाई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपना यहाँ पे जो प्रश्न है 57 नंबर का, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले जो हथियार होते हैं ना दोस्तों, इनको क्या कहते हैं। कईयों के कंफ्यूजन होता है, अस्त्र कहते हैं कि शस्त्र कहते हैं। खैर तलवार तो तुम नहीं करोगे, वैसे कर भी सकते हैं भाई, हाथ में पकड़ करके तलवार को चलाया जाता है। तो फिर बताओ क्या उत्तर होगा। 57 नंबर के प्रश्न में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो, आप तलवार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शस्त्र जब आ गया है ना, तो शस्त्र के अंदर ही आता है तलवार, ठीक है ना। उपरोक्त सभी आप कर नहीं सकते क्योंकि ये नहीं है फिर उसमें। हथियार औजार जो होते हैं, युद्ध में लड़ाई का जो उपकरण होते हैं ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर का, आग्रह का सही अर्थ बता दो आप। आग्रह जो शब्द है ना, इसका सही अर्थ आपको बताना है, जल्दी करो क्या उत्तर होगा इसमें। बढ़िया। हाँ जी, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, हट। आग्रह का सही अर्थ होता है हट, बी ऑप्शन, हट। किसी बात के लिए अड़ना, जिद करना, किसी बात पर अड़े रहने की प्रवृत्ति, जो कि गलत प्रवृत्ति है, आप में नहीं होनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों में। अगला प्रश्न है, निष्कल का सही अर्थ बता दीजिए आप। निष्कल का सही अर्थ, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का जो प्रश्न है ना दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा, निष्फल जिसका कोई परिणाम या फल न हो, ठीक। का सही अर्थ बताना है। एक शब्द दे रखा है अनुरोध, आपको बताना है सही क्या होगा अर्थ। हट प्रणाम, आग्रह हट पूर्वक की गई प्रार्थना, बधाई। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। ऑलराइट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा, अनुरोध का जो सही अर्थ है ना वो होगा आग्रह हट पूर्वक की गई प्रार्थना, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। विशेष आग्रह, निवेदन, विनय, विनती, आग्रह, कई सारे शब्द इसके लिए ले सकते हैं अपन, ठीक है।